हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लूसेंट की बुक से बायोलॉजी का टॉपिक। तो दोस्तों आज मैं जो आपको बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो 5वें नंबर का टॉपिक बॉटनी का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था पादप जगत क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों पादप जगत क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्रिप्टोगेमी और दूसरा होता है फेनिरोगेमी। तो दोस्तों क्रिप्टोगेमी यानी अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं और फेनेरोगेमी यानी पुष्पोद्भिद वर्ग के पौधे होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अपुष्पोद्भिद ग्रुप के अंतर्गत 3 सब ग्रुप पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को पढ़ाया था। जिसमें थैलोफाइटा के अंतर्गत मैंने आपको शैवाल, एलेज, कवक यानी फंगी और जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया था। लेकिन दोस्तों आज हम प्लांट किंगडम के पुष्पोद्भिद वर्ग फेनेरोगेमी के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पोद्भिद वर्ग के विभिन्न प्लांट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फेनेरोगेमी के विभिन्न प्लांट्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पुष्पोद्भिद वर्ग फेनेरोगेमी के अंतर्गत जितने भी पौधों को रखा गया है, इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। बात करूंगा पहले नग्न बीजी और दूसरे होते हैं आवृत बीजी। नग्न बीजी को इंग्लिश में गैम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं नग्न बीजी पौधों के बारे में, जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? तो दोस्तों बात करूंगा मैं सबसे पहले अपने टॉपिक में, जो टॉपिक है अपना पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा। तो ये जो फेनिरोगेमस प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, ये बॉटनी के अंतर्गत ऐसे पौधे होते हैं। इन समूह के पौधे ऐसे होते हैं जो पूर्णतः विकसित होते हैं। इन पौधों के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इन समूह के पौधों को 2 उप समूह में बांटा जाता है दोस्तों, नग्न बीजी और आवर्त बीजी, जिसमें नग्न बीजी को जिम्नोस्पर्म और आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं नग्न बीजी प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंतर्गत उन सभी पौधों को रखा जाता है दोस्तों जिनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे जो होते हैं दोस्तों वो काष्ठीय होते हैं यानी लकड़ी वाले होते हैं। बहुवर्षीय यानी कि कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है और लंबाई में भी काफ़ी लंबे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ें जो होती है मुसला जड़ होती है, जो पूर्ण विकसित होती है। मुसला जड़ की विशेषता यह होती है दोस्तों, इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिसमें रेशेदार छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ब्रांचेस पाई जाती है। तो ये होती है मुसला जड़। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, गाजर मूली की जो जड़ होती है वो एक प्रकार की मुसला जड़ होती है, लेकिन रेशेदार जड़ जो होती है दोस्तों वो अलग प्रकार की होती है। उसमें ओनली रेशे पाए जाते हैं जो कि पौधे को मिट्टी में पकड़ बनाए रखते हैं। लेकिन मुसला जड़ जो होती है उसमें तने के साथ में एक जड़ का मोटा हिस्सा जमीन के अंदर गड़ा होता है, इसे मुसला जड़ कहते हैं। गाजर मूली मुसला जड़ का बेस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरी टाइप की जो जड़ होती है वो रेशेदार जड़ होती है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं नग्न बीजी पौधों की। तो नग्न बीजी पौधे जो होते हैं ये वृक्ष, झाड़ियाँ, आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और ऊंचाई में लंबे होते हैं। इनकी मुसला जड़ें पूर्णतः विकसित होती है। परागकण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। तो दोस्तों बात आई है परागकण की, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, परागकण जो होते हैं ये प्रजनन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इन्हें जो है दोस्तों परागकण के द्वारा किए जाने वाले प्रजनन को पॉलिनेशन कहा जाता है और ये फर्टिलाइजेशन में यूज होते हैं दोस्तों। तो
परागकण जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्हें जो है दोस्तों परागकणों को पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों परागण की क्रिया क्या होती है, यानी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पराग कोश यानी कि एंथर से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। परागकण की क्रिया जो होती है दोस्तों, परागण की क्रिया जो होती है यह दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो दोस्तों स्वपरागण में जो पुष्प होता है उसी पर नर और मादा युग्मक होते हैं एक ही पौधे में, जिससे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। इसके अलावा परपरागण में जो नर युग्मक होता है वो दूसरे पौधे में होता है और मादा युग्मक जो होता है वो दूसरे पौधे में होता है। इस तरह से जो निषेचन होता है उसे परपरागण सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी सी खांसी आ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा आपको बोलने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे स्वपरागण और परपरागण की। तो दोस्तों पौधों के द्वारा निषेचन की जो क्रिया होती है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है और नए फल का निर्माण होता है, इसे परागण की क्रिया कहा जाता है। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो नग्नबीजी पौधे होते हैं ये मरुद्भिद या ज़ेरोफाइटिक होते हैं दोस्तों, ज़ेरोफाइटिक मरुद्भिद यानी कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ये नग्नबीजी या जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, जिसका नाम सिकोया सेम्परविरेंस होता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको मैं एक जीके का फैक्ट बता दूं कि जीमेल जो वेबसाइट चलती है जिसमें हम अपने ईमेल अकाउंट बनाते हैं, इसका भी जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा यूट्यूब जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। एंड कैलिफोर्निया इज़ द फेमस स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है कैलिफोर्निया अमेरिका का एक स्टेट है। तो इस सबसे ऊंचे वनस्पति जगत के पौधे का नाम कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है जहां पे यूट्यूब और जीमेल के मुख्यालय हैं। तो आप मेरे कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाके भी कंप्यूटर के मेरे वरीयस वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह भी क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है, तो जेमिया पिग्मिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जीवित जीवाश्म साइकस जिंगो बाइलोवा एवं मेटासिकोया है। तो जीवित जीवाश्म यानी कि ऐसा पौधा जो जीवित जीवाश्म है, मतलब जीवित भी है और जीवाश्म के रूप में भी है, इसका नाम है साइकस जिंगो बाइलोवा और तीसरा है दोस्तों मेटासिकोया। तो ये तीनों जो पौधे हैं इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेडन हेयर ट्री किस ट्री को कहा जाता है, तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म यानी नग्नबीजी पौधों के अंतर्गत जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नग्नबीजी यानी जिम्नोस्पर्म पौधों के अंतर्गत नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म पौधों के अंतर्गत साइकस के बीजांड एवं नरयुग्मक एंथ्रियोगॉइड्स पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कि किस जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी पौधे के नर युग्मक सबसे बड़े होते हैं। पादप जगत में किस नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज यानी बीजांड नर युग्मक सबसे बड़े होते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों साइकस जो होता है
ये एक ऐसा जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी पौधा होता है जिसके बीजांड नर युग्मक सबसे बड़े होते हैं पादप जगत में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में है पाइनस के परागकण। पाइनस नाम का एक ऐसा जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधा होता है जिसके परागकण इतनी तादाद में होते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में होते हैं कि पीले बादल सल्फर शावर्स बन जाते हैं। पीले बादल यानी कि सल्फर शावर्स बन जाते हैं, इतने ज़्यादा उसमें परागकण यानी कि स्पर्म्स पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं दोस्तों कि एक बार में मनुष्य भी जो है स्खलन करता है तो उसमें भी लाखों करोड़ों स्पर्म पाए जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती है वो अपने पूरे जीवन काल में ओनली 400 अंडाणु के आसपास ही प्रोडक्ट कर पाती है। दोस्तों इस कारण क्या होता है कि पुरुष जो होता है वह बहुत ज़्यादा स्पर्म को बना सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा या मनुष्य में प्रजनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रजनन कैसे होता है ह्यूमन में। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बॉटनी पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म यानी कि बात कर रहे हैं हम नग्न बीजी पौधों की, तो नग्न बीजी पौधों का आर्थिक महत्व क्या होता है, व्हाट इज द फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म पौधों का आर्थिक महत्व जो होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा भोजन के रूप में। तो साइकस नाम के नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म पौधे के तनों से मंड निकालकर खाने के साबूदाना यानी कि सेगो बनाया जाता है, इसीलिए साइकस को सेगो पाम कहा जाता है। सेगो पाम यानी साबूदाने की हथेली। दोस्तों साइकस नाम के नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म पौधे को सेगो पाम यानी कि साबूदाने की हथेली कहा जाता है। दोस्तों तो बात करेंगे, साबूदाने को इंग्लिश में सेगो कहा जाता है और इसी साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने के साबूदाने को बनाया जाता है। दोस्तों साबूदाना प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ये एक प्रकार का वेजिटेबल प्रोडक्ट होता है। दोस्तों कई लोगों को पता नहीं होगा इसलिए जानकारी दे दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों लकड़ी की। तो दोस्तों जितने भी नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं ये लकड़ी के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे मैं बात करूं पाइन यानी कि चीड़ के वृक्ष की, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। तो दोस्तों इन सभी लकड़ियों से फर्नीचर को बनाया जाता है क्योंकि ये लकड़ियां काफ़ी मजबूत होती है और इनमें सड़न नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें सूक्ष्मजीव गला नहीं पाते हैं, इसीलिए हम इससे फर्नीचर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व में नेक्स्ट फैक्ट की। तो वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेंड्रस ऑयल एंड जूनिपेरस की लकड़ी से सेड्स कास्ट तेल मिलता है। तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि तारपीन का तेल किस तेल से निकाला जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है और चीड़ का पेड़ जो होता है वो नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म का पौधा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा टेनिन की। तो चमड़ा बनाने एवं स्याही बनाने के काम में आता है। तो चमड़ा उद्योग और स्याही उद्योग में दोस्तों टेनिन नामक दोस्तों चमड़ा बनाने एवं स्याही बनाने के काम में जो टेनिन नाम का नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म पौधे का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेजिन नाम का जो पदार्थ होता है दोस्तों, यह जो होता है यह भी शंकु वाले पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिनका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में आवृत बीजी पौधे कहते हैं। आवृत बीजी पौधों का मतलब ही होता है दोस्तों कि पूर्ण विकसित पौधे जिनमें जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्णतः विकसित होते हैं। मतलब कि बीज के ऊपर क्या होता है, पूर्णतः आवरण होता है, बीज जो होता है आवरण से ढका होता है। इसके अलावा इस पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं और इसके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्णतः विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं, मतलब कि एक पत्र होता है जहाँ पर बीज होता है, यानी बीजों का अलग ही एक ब्लॉक होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर दो भागों में इसे बांटा गया दोस्तों, एक बीजपत्री पौधे और दूसरे होते हैं दोस्तों इसमें द्विबीजपत्री पौधे।
तो बात करेंगे दोस्तों एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे के बारे में। तो एक बीज पत्री पौधे जो होते हैं इसमें बीजों के लिए सिर्फ एक ही ब्लॉक्स पाया जाता है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधे में बीजों को प्रोडक्ट करने के लिए 2 ब्लॉक्स पाए जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों आवृतबीजी पौधों के बारे में। तो इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं और इसमें जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज में एक पत्र होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों एक बीजपत्री पौधे की। तो उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इसके कुल का नाम तथा पौधे का सारणी नीचे दी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों ने गेहूं, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ आदि के बारे में पढ़ा होगा और बायोलॉजी में हर्बेरियम फाइल बनाया होगा और प्रैक्टिकल भी लिखा होगा अगर जो बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले हैं तो 12th में दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्याज का पौधा या लहसुन का पौधा एक बीजपत्री पौधा होता है या द्विबीजपत्री पौधा होता है। तो दोस्तों मैं आपको कंपटीशन के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ये सभी किस के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये सभी एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं जिसका कि विभिन्न कुलों में इन्हें बांटा गया है। तो आइए दोस्तों डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं इस टेबल के ऊपर। तो दोस्तों लिलिएसी कुल के अंतर्गत प्याज और लहसुन आता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्याज और लहसुन को आवृतबीजी पौधे के किस कुल के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों प्याज और लहसुन को लिलिएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर जो कि कठोर होते हैं, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर इन्हें पॉल्मी कुल के अंतर्गत रखा गया है। इस फैक्ट को आपको 110% रट लेना है दोस्तों ताकि कंपटीशन एग्जाम में आए तो आप इसे बिल्कुल भी गलत ना करें। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों ग्रेमिनेसी कुल होता है जिसके अंतर्गत ग्रेमी से ग्रेमिनेसी जिसमें गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ आदि आते हैं। तो दोस्तों जौ, जई आदि आते हैं। तो जो आप लोग धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, ज्वार की खेती करते हैं, बाजरा की खेती करते हैं, जौ की खेती करते हैं, ये सभी ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं और ये सभी एक बीजपत्री पौधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे द्विबीजपत्री पौधों की। तो द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत वे पौधे आते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिनमें पौधे के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इसमें कुल का नाम और पौधों की सारणी नीचे दी गई है। तो दोस्तों द्विबीजपत्री पौधों को भी आपको रट लेना है। इसके अंतर्गत भी 8 कुल आते हैं और प्रत्येक कुल से विभिन्न क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन टेबलों को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों क्रूसीफेरी कुल की। तो क्रूसीफेरी कुल जो होता है दोस्तों यह आवर्तबीजी पौधों के अंतर्गत द्विबीजपत्री पौधों का पहला कुल होता है जिसे क्रूसीफेरी कुल कहा जाता है। इसके अंतर्गत मूली यानी कि मूली, सलजम और सरसों आती है दोस्तों। तो मूली, सलजम और सरसों ये क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आती है। बॉटनी में आपने दोस्तों क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों ये क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत होता है, सरसों, सलजम और मूली का। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं मालवेसी कुल की। तो मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, भिंडी और गुड़हल आती है दोस्तों। मालवेसी कुल के अंतर्गत दोस्तों कपास, भिंडी, गुड़हल आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लेग्यूमिनेसी कुल। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत किन पौधों को रखा जाता है। तो दोस्तों जितने भी पौधे दलहनी पौधे होते हैं जैसे चना, मटर और जितने भी दाल वाले फसलें होती है इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं ये लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो प्रकृति में पाई जाने वाली मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और सहजीविता को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत बबूल,
बबूल, जिसका उपयोग आप बबूल दंत मंजन में भी करते हैं। इसके अलावा छुई मुई, जिसे हाथ लगाते ही वो सिकुड़ जाती है, जो काफ़ी सेंसिटिव होती है। कत्था, कत्था होता है दोस्तों जिसे कि कैटचू भी कहा जाता है इंग्लिश में। गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहनी फसलें जो होती है ये लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम के लिए ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार और पढ़ लेते हैं। लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत बबूल, जिससे आप दंत मंजन करते हैं, छुई कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली एवं सभी दलहनी फसलें आती है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आया कि दलहनी फसलें किस कुल के अंतर्गत आती है तो लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है। इस फैक्ट को आपको 110% रट लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे कंपोजिट कुल की। कंपोजिट कुल के अंतर्गत सारे दोस्तों औषधीय गुणों वाले पौधे को रखा जाता है, जैसे सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद और डहेलिया। तो दोस्तों सूरजमुखी के पौधे के बारे में आपको पता है, ये जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर ये घूमता रहता है, ये प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। इसके अलावा दोस्तों भृंगराज जो होता है यह नवरत्न तेल में डाला जाता है, जिसे बालों पर लगाने पर आपको ठंडा फील होता है। ये भृंगराज होता है दोस्तों, और भृंगराज के और भी औषधि उपयोग होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा गेंदा जो होता है दोस्तों यह भी काफ़ी औषधीय पौधा होता है। इसके अलावा कुसुम, सलाद और डहेलिया, ये सभी जो होते हैं दोस्तों ये कंपोजिट कुल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रूटेसी कुल की बात मैं करूंगा। रूटेसी कुल के अंतर्गत दोस्तों सारे जो खट्टे फल होते हैं ये आते हैं। रूटेसी कुल के अंतर्गत दोस्तों नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्बी, बेल, ये जो होते हैं फल जो थोड़े खट्टे होते हैं ये आते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा कुकुरबिटेसी कुल की। तो दोस्तों कुकुर यानी करेला, इसके अंतर्गत करेला आती है दोस्तों। कुकुरबिटेसी, बिटर भी होते हैं ये। कुकरबिटेसी। तो दोस्तों कुकरबिटेसी कुल के अंतर्गत वे सभी फल आते हैं जो हल्के से कभी कभी कड़ू भी होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, टिड्डा, कद्दू, लौकी, खीरा यानी कि ककड़ी, परवल, चिचिड़ा, करेला, आलू। तो दोस्तों ये करेला तक के होता है ये बस। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कुकरबिटेसी कुल के अंतर्गत तरबूज आता है, आपका खरबूजा आता है, टिड्डा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिड्डा और करेला आता है दोस्तों। तो कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आपको करेले को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करूंगा अब मैं सोलेनेसी कुल की। तो दोस्तों सोलेनेसी कुल के अंतर्गत द्विबीजपत्री पौधे के सोलेनेसी कुल के अंतर्गत उन पौधों को रखा जाता है जिनका उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, जैसे आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा जो होता है दोस्तों ये औषधीय प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के पूजा में भी धतूरे का फूल यूज किया जाता है, इसका बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व भी है दोस्तों। इसके अलावा बेलाडोना, टमाटर इत्यादि जो होते हैं दोस्तों ये सभी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं दोस्तों कि आपका जो ये टमाटर होता है इसका जो लाल रंग होता है ये इसमें पाए जाने वाले लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका मिर्च होता है यह काफ़ी तीखी होती है, जिससे कि मिर्च जो होती है दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है, हरी मिर्च, लाल मिर्च और काली मिर्च। हरी मिर्च को ग्रीन पीपर, काली मिर्च को ब्लैक पीपर और शिमला मिर्च को ग्रीन पीपर भी कहा जाता है दोस्तों, और लाल मिर्च को रेड पीपर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे विभिन्न मसाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपको रोजेसी कुल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत रोजेसी कुल के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती इत्यादि फलों को रखा जाता है। ये प्रमुख पौधे हैं दोस्तों जो विभिन्न कुल के हैं। इस टेबल को आपको बिल्कुल रट लेना है। कंपटीशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि सरसों का फूल किस कुल का होता है, तो क्रूसीफेरी कुल का होता है। कभी कभी पूछा जाता है दलहनी पौधे किस कुल के हैं, तो लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा करेला का पौधा किस कुल के अंतर्गत आता है, तो कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है नींबू किस कुल के अंतर्गत आता है, तो रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है टमाटर या मिर्च या आलू या बैगन किस कुल के अंतर्गत आते हैं, तो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में ये जो है हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में मैं आपके लिए पादप आकारकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी का टॉपिक लेके आऊँगा, तो जिसमें मैं आपको पादपों की आकारिकी यानी कि पादपों में क्या क्या भाग पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, पुमंग, जायांग, परागण, पादपुतक
और फूलों का निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मेरे वीडियो को आपने अब तक मतलब कि लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दे, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ऐसे ही बहुत ही धांसू, इंटरेस्टिंग और वर्सेटाइल वीडियोस मैं बायोलॉजी के लेकर आने वाला हूं, तो बने रहे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।